हमारा अगला टॉपिक है भारत में सार्वजनिक संस्थानों का अध्ययन। भारत के अंतर्गत जो सार्वजनिक संस्थान है उनके बारे में देखते हैं, ठीक है। उनके बारे में समझेंगे कौन कौन से संस्थान है, जैसे कि ठीक है टाइमलाइन के अंतर्गत भारत में सार्वजनिक संस्थानों का विकास एक निरंतर परिवर्तनशील प्रक्रिया रहा है, जो अनुकूलशीलता, विस्तार और परिवर्तन के विभिन्न चरणों से गुजरा है, ठीक है। संस्थानों का विकास, जो सार्वजनिक संस्थान है उनका विकास एक निरंतर परिवर्तनशील प्रक्रिया है, मतलब कॉन्स्टेंट चलने वाली आप ऐसी प्रक्रिया है जिसमें चेंजेस होते रहे हैं, जो अनुकूलशीलता, विस्तार और परिवर्तन के विभिन्न चरणों से गुजरी है। ठीक है, अलग अलग चरण आए, अलग अलग टाइमलाइंस आए, जिसमें अनुकूलशीलता भी आता है, विस्तार भी आता है और फिर परिवर्तन भी आता है। यह यात्रा प्राचीन लोकतांत्रिक सभाओं से लेकर आधुनिक डिजिटल प्रशासन तक फैली हुई है, ठीक है। जो सार्वजनिक संस्थान के विकास की प्रक्रिया है वो लोग एक कहें तो प्राचीन समय से लेकर अभी करंट टाइम तक फैली हुई है। भारत की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने में सार्वजनिक संस्थानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। प्राचीन भारत में अगर हम सार्वजनिक संस्थान की बात करें तो भारत के प्राचीन ग्रंथ जैसे ऋग्वेद और अर्थशास्त्र में सभा और समिति जैसी अवधारणाओं का उल्लेख मिलता है, ठीक है। प्राचीन अगर आप ग्रंथ देखेंगे ऋग्वेद या फिर अर्थशास्त्र, तो उसमें आपको शब्द देखने को मिलेंगे जैसे सभा या समिति, इनकी अवधारणाएं देखने को मिलती है जो प्रारंभिक लोकतांत्रिक संस्थाओं के अस्तित्व को दर्शाती हैं, ठीक है। ये जो शब्द है सभा और समिति, ये क्या दिखाते हैं? ये दिखाती है पुराने टाइम में जो प्रारंभिक समय था, ठीक है, उसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं के अस्तित्व के बारे में बताती है। ये संस्थाएं निर्णय लेने, प्रशासनिक कार्यों को संचालित करने और सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने में क्या करती है? कार्य करती थी। अब टाइम के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और देखते रहेंगे कौन कौन सी है। पहले आता है मौर्य साम्राज्य, 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। मौर्य प्रशासन अत्यधिक संगठित और कुशल था। इसमें विभिन्न सार्वजनिक संस्थाएं शामिल थी, जैसे कि स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रणाली, जासूसी व्यवस्था, परिवहन प्रणाली, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण प्रणाली, ये सारे के सारे संस्थान शामिल थे, ठीक है, मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत। आर्थिक और व्यापारिक मामलों को नियंत्रित करने के लिए उद्योग, निर्माण, माल बिक्री और समग्र और कर संग्रह जैसी संस्थाएं भी थी। मतलब मौर्य साम्राज्य के दौरान जो कर इकट्ठा करने के लिए भी एक पूरी की पूरी आप कह सकते हैं कि जो संस्था थी वो बनाई गई थी। फिर आते हैं हम गुप्त साम्राज्य में, जो कि 319 से 550 के बीच में है, ठीक है। इस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा गया है। प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्थाओं को अत्यधिक संगठित रूप दिया गया। ये जो टाइम था ना, इसमें प्रशासनिक और जो न्यायिक व्यवस्था थी उसको और ज्यादा अच्छे से संगठित रूप दिया गया, मतलब और अच्छे से उसका स्ट्रक्चर तैयार किया गया था। दीवानी और फौजदारी कानून को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया, जिससे वैधानिक प्रक्रियाओं को मजबूती मिले, ठीक है। दीवानी और फौजेदारी, ये जो कानून है, इनको स्पष्ट रूप से बताया गया था ताकि वैधानिक जो प्रक्रिया है, मतलब विधानों के द्वारा जो चलाई गई प्रक्रिया है, वो सही प्रकार से हो सके और उसको मजबूती मिले। अब हम आ जाते हैं मध्यकाल भारत में, ठीक है। सार्वजनिक संस्थान मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत और विभिन्न क्षेत्रीय राजवंशों के शासनकाल में प्रशासनिक व्यवस्थाओं में बदलाव आया था, ठीक है। फिर चेंजेस आए थे, तो हम दिल्ली सल्तनत में आते हैं, जो कि 1206 से 1526 तक थी। तो दिल्ली सल्तनत मतलब सल्तनत शासन के दौरान उत्तरी भारत और ढक्कन में राजनीतिक एकीकरण हुआ था, ठीक है। सल्तनत के शासन के दौरान क्या हुआ था? उत्तरी भारत और जो ढक्कन है उनकी जो राजनीतिक व्यवस्था थी उनका एकीकरण, मतलब दो अलग अलग क्षेत्रों की राजनीतिक व्यवस्था को एक कर दिया गया था। व्यापार और शिल्प को प्रोत्साहन मिला, जिससे सामाजिक आर्थिक संस्थानों का विकास हुआ था। व्यापार की व्यवस्था को और शिल्प कला को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन मिला, ठीक है। ताकि क्या हुआ इससे सामाजिक आर्थिक जो संस्थान है, सामाजिक आर्थिक रूप से जो संस्थान निर्माण किए गए थे उनका विकास हुआ। 14वीं शताब्दी के अंत में सल्तनत का पतन हुआ, जिससे बहमनी और विजयनगर जैसे शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ था, ठीक है। अब क्या हुआ कि भाई 14वीं शताब्दी के अंत तक सल्तनत का क्या हो चुका था? पतन हो चुका था। तो इससे दो अलग जो शासन राज्य बहमनी और विजयनगर जैसे जो शक्तिशाली राज्य थे वो उभर कर सामने आए। फिर मुगल साम्राज्य की तरफ आते हैं, जो कि 1526 से 1857 तक चला था। मुगल प्रशासन सबसे संगठित और दीर्घकालिक प्रणाली थी। क्या बताया गया? मुगल प्रशासन सबसे संगठित थी और आप कह सकते हैं कि लंबे टाइम तक चलने वाली जो व्यवस्था थी, जिसके कई तत्व आज भी भारतीय प्रशासन जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएंगे। अकबर के केंद्रीकृत राजस्व प्रणाली को लागू किया गया और विविध प्रशासनिक नौकरशाही का गठन किया गया था, ठीक है। अकबर ने क्या करा? केंद्रीकृत राजस्व प्रणाली, मतलब सेंट्रलाइज्ड जो राजस्व इकट्ठा होगा
उसके लिए एक प्रणाली तैयार करी गई थी कि सेंटर में सब कुछ धन जो है, जितना भी इधर उधर से कर, टैक्सेस जितना भी पे करके भरा जाएगा वो यहाँ पर रखा जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ की व्यवस्था थी। फिर लागू किया गया दूसरा कि और विविध प्रशासनिक नौकरशाही का गठन किया था। ठीक है, अलग अलग प्रकार की जो प्रशासनिक नौकरशाही व्यवस्थाएं उनका गठन किया था। नौकरशाही को अधिक व्यवस्थित किया गया, जिसमें अधिकारियों की जिम्मेदारी कानून व्यवस्था, कर संग्रह और साम्राज्य की रक्षा पर केंद्रित थी। ठीक है, नौकरशाही जो व्यवस्था है, ठीक है, अब उसमें क्या था कि नौकरशाही को अधिक व्यवस्थित किया गया और ज्यादा अच्छे से व्यवस्थित किया गया, जिससे या जिसमें अधिकारियों की जिम्मेदारी, जो भी अधिकारी नौकरशाही व्यवस्था में थे उनकी जिम्मेदारी कानून व्यवस्था, कर संग्रह और साम्राज्य की रक्षा, इन सब चीजों पर वो केंद्रित थी। इस दौर के सार्वजनिक संस्थान केंद्रीकृत और अधिक व्यवस्थित थे। ठीक है, मुगल, यहाँ पे बताया गया है कि मुगल साम्राज्य जो है उस समय जो सार्वजनिक संस्थान थे वो और ज्यादा केंद्रीकृत थे और अधिक व्यवस्थित थे। मतलब केंद्र का पूरा निगरानी थी उन संस्थानों पर। ठीक है, और ज्यादा वो व्यवस्थित थे। फिर हम आ जाते हैं ब्रिटिश शासनकाल के दौरान। ठीक है, ब्रिटिश शासन काल में सार्वजनिक संस्थानों का विकास हुआ था। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय सार्वजनिक संस्थानों में बड़े बदलाव हुए, जिससे आधुनिक प्रशासनिक संरचना की नींव पड़ी थी। क्या आता है, पहले प्रमुख सुधारों की अगर हम बात करें संस्थाओं में, तो शिक्षा प्रणाली में सुधार किया गया था। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को लागू किया गया था। ठीक है, जो पुरानी अगर हम बात करें ब्रिटिश से पहले जो प्रणाली आप कह सकते हैं यूज की जा रही थी, वो क्या है, मुगलों की। ठीक है, तो शिक्षा प्रणाली में चेंजेस हुआ, अंग्रेजी प्रणाली को यूज किया गया। फिर न्याय प्रणाली को पुनर्गठित, मतलब दोबारा से न्याय प्रणाली को बनाया गया। ब्रिटिश कानून व्यवस्था को अपनाया गया। भारतीय सिविल सेवा आईसीएस की स्थापना की गई। प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने के लिए नौकरशाही का विकास किया गया। ठीक है, आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस के लिए आप कह सकते हैं कि संस्थान बनाया गया, जो कि सिविल सर्विसेज के लिए लोगों को हायर करता था, मतलब लेता था। ठीक है, प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने के लिए लोगों को नौकरशाही का विकास किया गया। फिर 1858 का भारतीय सरकार अधिनियम, इसमें भारतीय शासन में संसदीय भागीदारी की शुरुआत की गई कि भारत में जो व्यवस्था थी अब उसमें संसद की भागीदारी होगी। इस चीज को 1858 में भारतीय सरकार अधिनियम के द्वारा किया गया था। फिर अगले पॉइंट में बताया गया कि विधान परिषद का निर्माण और मताधिकार का विस्तार। भारत को प्रशासन में भागीदारी देने के लिए प्रयास किया गया, हालांकि वास्तविक शक्ति अंग्रेजों के हाथ में ही रही। ठीक है, अंग्रेजों ने दिखाया कि भाई हम लोग आपको एक प्रकार से मताधिकार का अधिकार भी कहीं ना कहीं, मतलब प्रशासन में हम आपकी भागीदारी दे रहे हैं, क्योंकि उस समय बड़े लोगों को, जो आप कह सकते हैं कि इंडिया में जो जाने माने लोग थे उनकी वो थी, बाकी नॉर्मल लोगों को इस प्रकार के कोई भी अधिकार नहीं थे। तो विधान परिषद का निर्माण किया गया ताकि भारतीय लोगों को उसमें कहीं कुछ हद तक रखा जाए, ताकि ये दिखाया जा सके कि हम लोग आपके ही देश में आप लोगों को ही प्रशासन में एक प्रकार से कहें कि हिस्सेदारी दे रहे हैं। बट मेन जो पावर थी उस समय भी अंग्रेजों के पास ही थी। फिर स्वतंत्रता के बाद की अगर हम बात करें, तो स्वतंत्रता के बाद संविधान के आधार पर एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया गया, जिसमें विभिन्न सार्वजनिक संस्थानों को महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संविधान के द्वारा स्थापित किए गए थे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और संवैधानिक संस्थान। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल आते हैं। विधायिका में संसद, राज्य और विधानमंडल आते हैं। फिर न्यायपालिका में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय आते हैं। और संवैधानिक संस्थाएं की बात करें तो निर्वाचन आयोग, ठीक है, फिर वित्त आयोग, फिर नियंत्रक और महालेख परीक्षा, ये सारे आयोग आते हैं। ठीक है, संविधान के द्वारा ये 4 प्रकार के, या इससे और भी इससे ज्यादा है, पर हम इंपॉर्टेंटली बात करें तो ये 4 है। ठीक है, संस्थाएं ने स्थापित किया गया था। फिर संघीय संरचना की बात करें तो संविधान ने संघीय प्रणाली को अपनाया, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का क्या हुआ था, विभाजन हुआ था। संघीय प्रणाली अपनाई गई संविधान के द्वारा, जिसके अंतर्गत केंद्र के पास कुछ पावर्स होंगी, राज्य के पास कुछ पावर होंगी। ठीक है, इससे सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिला और केंद्र राज्य संबंधों को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न संस्थानों की स्थापना की गई। अब इससे क्या हुआ कि सहकारी संघवाद, मतलब एक भारत एक संघ है अगर हम माने, तो भारत में जो अलग अलग पावर्स हैं उनके बीच में अच्छा खासा संबंध बना रहे, जैसे केंद्र और राज्य, और सुचारू रूप से शासन व्यवस्था चलाई जा सके, इसके लिए संस्थान बनाए गए जो कि हेल्प भी करते हैं। स्वतंत्र भारत में जो सार्वजनिक संस्थान है उनके विकास में जो अगला पॉइंट आता है वो है लोकतंत्र और शासन में सुधार की थी। स्वतंत्रता के बाद लोकतांत्रिक संस्थानों को सशक्त बनाया गया, मतलब पावरफुल बनाया गया और ज्यादा बेहतर बनाया गया। संविधान के माध्यम से समानता, न्याय और कानून के शासन की स्थापना की गई थी। ठीक है भाई, संविधान के माध्यम से समाज में, भारत में समानता बनी रहे, न्याय बना रहे और कानून का शासन बना रहे, इस चीज का ध्यान रखा गया, इस चीज की स्थापना की गई। और देखिए, इन चीजों को बनाए रखने के लिए ना संविधान के आधार पर कई सारे संस्थानों का निर्माण किया गया है, जो कि ऐसा नहीं है कि संविधान खुद देखता, नहीं,
संविधान के द्वारा बनाए गए संस्थान इन चीजों के लिए काम करते हैं, ध्यान रखते हैं। न्याय के लिए न्यायपालिकाएं बनाई गई हैं, समानता के लिए भी न्यायपालिका बनाई गई है, ताकि किसी व्यक्ति को असमानता का सामना ना करना पड़े, ठीक है। और कानून प्रशासन सही प्रकार से चले, इसके लिए भाई सुरक्षा बल बनाए गए हैं, ठीक है, जो न्यायालय है ये सब बनाए गए। स्वतंत्रता के बाद भारत में जो प्रमुख संस्थाएं हैं उनके बारे में बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई भारत की प्रमुख संस्थाओं का वर्णन करिए, तो आपको यहाँ पे बताना है। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक संस्थानों का विस्तार हुआ है, ठीक है। अलग अलग क्षेत्रों में जो सार्वजनिक संस्थान है, पब्लिक लिए आप कहेंगे इंस्टीट्यूशन है, उनका विकास हुआ है, जिसमें सामाजिक आते हैं, सामाजिक क्षेत्र में आते हैं, आर्थिक क्षेत्र में आते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में जो संस्थान है उनके विकास को बढ़ावा मिला। अब देखते हैं, पहले आता है प्रशासनिक संस्थान। प्रशासन में भारत का वित्त आयोग वित्तीय संसाधनों के बंटवारे के लिए, ठीक है भाई, वित्तीय आयोग बनाया गया ताकि भारत में जो भी वित्तीय रिलेटेड मतलब धन रिलेटेड जो संसाधन है, ठीक है, या जो भी काम है वो वित्तीय आयोग देखता है। चुनाव आयोग बनाया गया, स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाए जा सके। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बनाया गया ताकि मानव अधिकार संरक्षण किया जा सके। प्रत्येक व्यक्ति को मानव अधिकार प्राप्त है, ठीक है, उनका संरक्षण करने के लिए मानव अधिकार आयोग बनाया गया। ह्यूमन राइट्स जो कमीशन है वो बनाया गया, ठीक है, जिसका काम क्या है कि भाई व्यक्ति के जो ह्यूमन राइट्स है उनका सुरक्षा दे, अगर किसी का हनन हो रहा है तो उसके प्रति वो खड़ा हो। फिर प्रवर्तन निर्देशालय मतलब ईडी, ठीक है, वित्तीय अपराधों की रोकथाम के लिए। आपने सुना होगा कि ईडी ने इस व्यक्ति के घर पे छापा मार दिया, उस व्यक्ति के घर पे छापा मार दिया। इसका मतलब यह है कि ईडी क्या करता है, ईडी मेनली आप कहें कि वित्तीय रूप से मतलब धन के या पैसों से रिलेटेड अगर कोई अपराध हो रहा है, ठीक है, ब्लैक मनी हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, ठीक है, इस प्रकार का अगर कोई हो रहा है, स्कैम हो रहा है, तो ईडी क्या करता है, उनके लिए रोकथाम करता है, जाके रेड करता है, लोगों को पकड़ता है और सजा दिलवाने का काम करता है। आर्थिक संस्थाओं की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आ जाता है, मौद्रिक नीति और वित्तीय स्थिरता बनाए रखे। पैसों से रिलेटेड अगर कोई नीति बनानी है या कोई वित्तीय रूप से स्थिरता लानी है तो आरबीआई काम करता है उसके लिए। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पीएसयू आर्थिक विकास और औद्योगिकीकरण के लिए ये काम करता है, ठीक है। आर्थिक रूप से देश में विकास हो और औद्योगिकीकरण मतलब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस है तो उसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पीएसयू काम करता है। योजना आयोग बनाया गया, अब नीति आयोग है। पंचवर्षीय योजनाओं के विकास और नीतियों के निर्माण के लिए इसे बनाया गया था, ठीक है। अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, पहले योजना आयोग था। तो नीति आयोग का क्या काम है, वो नीतियां बनाता है समाज के कल्याण के लिए। पंचवर्षीय योजनाओं को भी इसी मतलब शुरुआत में इन्हीं के द्वारा लाया गया था, ठीक है, और विकास की नीतियों को लाया जाता है ताकि देश में समाज में विकास हो सके। आधुनिक भारत में सार्वजनिक संस्थानों का विकास की बात करते हैं। आधुनिक भारत जो कि करंट टाइम है उसमें भाई जो सार्वजनिक संस्थान है, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है, उनके डेवलपमेंट, उनके विकास के लिए 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद भारत में आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों को लागू किया गया, जिससे सार्वजनिक संस्थानों की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो गई। क्या है कि भाई 1991 में आर्थिक उदारीकरण की जो व्यवस्था है उसे भारत में अपनाया गया था। उसके बाद क्या हुआ था कि भाई उसके बाद आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों को लागू किया गया ताकि आर्थिक रूप से भारत में चेंजेस आ सके, प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो और बेहतर हो सके, उसमें चेंजेस आ सके, जिससे सार्वजनिक जो संस्थान है उनकी भूमिका में महत्वपूर्ण चेंजेस आए थे। आप देखते हैं, पहला है आर्थिक सुधार, लाइसेंस राज समाप्त, जिससे उद्यमिता और निजी क्षेत्रों को बढ़ावा मिला। पहले क्या था कि भाई लाइसेंस था कि एक व्यक्ति ने पर्टिकुलर सेक्टर में किसी काम के लिए लाइसेंस ले लिया, अब किसी अन्य कंपनी को वो लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। तो ये जो व्यवस्था थी इसे समाप्त कर दिया गया। इससे क्या हुआ, उद्यमिता और निजी क्षेत्रों को बढ़ावा मिला। अब सपोज करिए, नॉर्मल सी बात है, हम समझ लेते हैं कि भाई नेटवर्क क्षेत्र को देखते हैं, जैसे भारत में सिम है, ठीक है, एयरटेल हो गया, वीआई हो गया, ठीक है, और फिर बीएसएनएल और जियो। अब इसमें क्या था, इससे पहले जब लाइसेंस राज था तो केवल एक ही कंपनी के पास लाइसेंस होता था, वही पूरे देश का जो आप कह सकते हैं कि ट्रांसमिशन प्रोसेस है उसको संभालता था, ठीक है। अब क्या हुआ कि भाई लाइसेंस राज हटा दिया गया कि भाई अब अलग अलग कंपनियां ना काम कर सकती हैं, ठीक है, मिलके। किसी एक व्यक्ति की या एक कंपनी की मोनोपोली नहीं होगी पूरे उस पर्टिकुलर सेक्टर में, ठीक है। इसके लिए कि भाई लाइसेंस राज जो था समाप्त कर दिया गया। निजी क्षेत्र जो थे उनको भाई ज्यादा बढ़ावा मिला। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई को प्रोत्साहन दिया गया कि भाई विदेश से निवेश किया जा सके भारत में, इसके लिए चेंजेस लाए गए, ठीक है। डिजिटल क्रांति के कारण प्रशासन अधिक पारदर्शी और कुशल बना। अब डिजिटल क्रांति के कारण क्या हुआ कि भाई प्रशासनिक व्यवस्था सब कुछ ऑनलाइन हो गई। मैं अपने घर बैठे बैठे देख सकता हूँ कि प्रशासन में जो व्यवस्था है वो किस प्रकार से चल रही है, क्या काम हो रहा है, ये सारी चीजें।
ठीक है। प्रशासनिक सुधार के लिए ई गवर्नेंस को बढ़ावा दिया गया, जिससे सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो गई, जैसे कि आधार कार्ड ऑनलाइन बनवाना, पहचान पत्र ऑनलाइन बनवाना, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ठीक है, ऐसे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब कुछ ऑनलाइन आप लोग घर बैठे बैठे अप्लाई कर सकते हैं और उन्हें बनवा सकते हैं। तो ये क्या, वो ई गवर्नेंस के द्वारा ये चीज लाई गई। फिर डिजिटल भारत आया, जिसमें आधार कार्ड, ठीक है, जीएसटी जैसी योजनाएं ने प्रशासन को और प्रभावी बनाया। ठीक है, आधार कार्ड जैसी चीजें लाई गई, उसके बाद जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स लाया गया, ये प्रोसेस लाई गई जिससे कि प्रशासन और ज्यादा प्रभावी बने और ज्यादा बेहतर बने। ठीक है, तो ये प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत आ जाता है। ये सारे के सारे पॉइंट हमने यहाँ पे कवर अप करे। भारत में जो आधुनिक भारत है करंट टाइम में, उसमें जो संस्थान है उनका विकास के बारे में ये पॉइंट था। ठीक है, अब देखते हैं भारत में प्रमुख प्रकार की सार्वजनिक संस्थाएं। भारत में सार्वजनिक संस्थाओं की बात करें तो सार्वजनिक संस्था की एक विस्तृत श्रृंखला है, बहुत बड़ी श्रृंखला है। ठीक है, कहें तो मतलब सीरीज है जो देश की लोकतांत्रिक प्रशासन प्रणाली को मजबूत बनाती है। संविधान में संस्थाओं का कोई विशेष वर्गीकरण नहीं किया गया। ठीक है, संविधान में अगर आप देखेंगे ना तो संस्थाओं को किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में नहीं बांटा गया है, लेकिन इन्हें उनके कार्यों और शक्तियों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बांटा जाता है। देखिए, संस्था क्या काम करेगी, ठीक है, और उसके पास क्या पावर्स हैं, इसके आधार पर संस्थाओं को बांटा गया है श्रेणियों में, ठीक है, कैटेगरी में। भारत की प्रशासन प्रणाली मुख्य रूप से 3 शाखाओं में विभाजित है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, अगर हम बात करें भारत की जो शासन प्रणाली है कि भाई शासन व्यवस्था किस प्रकार की होगी, उसे 3 भागों में बांटा गया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका की बात करें तो यह संस्था कानून बनाने और उन्हें लागू करने का काम करती है। ठीक है, विधानसभा में कानून बनाए जाते हैं, उन्हें लागू किया जाता है। कार्यपालिका क्या करती है, यह संस्था बनाए गए कानूनों को लागू करती है और नीतियों को क्रियान्वयन करती है। देखिए, बनाना और लागू करने का काम इसमें होता है, और केवल लागू करने के बाद उसको और ज्यादा बेहतर तरीके से, एक प्रकार से कहें कि आगे बढ़ाना, ठीक है, और नीतियों के ऊपर ध्यान रखना और क्रियान्वयन करने का काम कार्यपालिका का। अब जो कानून बनाया गया यह कानून की व्याख्या करती है, जो न्यायपालिका है वो कानून की व्याख्या करती है, विवादों का समाधान करती है, न्याय प्रदान करती है और संवैधानिकता की समीक्षा करती है। जो न्यायपालिका है ना, वो कानूनों की व्याख्या करती है। कोई कानून बनाया गया, ठीक है, तो उसकी व्याख्या करने का काम न्यायपालिका का। फिर अगर कोई विवाद है, कोई आप कह सकते हैं कोई भी विवाद है 2 लोगों के बीच में, 2 कंपनियों के बीच में, वो सारे के सारे विवाद न्यायपालिका में आते हैं और न्यायपालिका के द्वारा उनका समाधान किया जाता है। फिर न्याय प्रदान करती है न्यायपालिका और संवैधानिकता की समीक्षा करती है कि भाई संविधान के आधार पर ये सारी चीजें हो रही हैं, संविधान के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें हो रही हैं, इस चीज को ध्यान में रखा जाता है। इन 3 शाखाओं के अलावा भारत में सार्वजनिक संस्थानों को उनकी शक्तियों और अधिकारों के आधार पर 5 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन कौन सी श्रेणियां। पहले आती है संवैधानिक संस्थाएं, ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस। संवैधानिक संस्थाएं वे संस्थाएं होती हैं जो सीधा भारतीय संविधान के प्रावधान के अंतर्गत स्थापित की जाती है। देखिए, आप समझते हुए चलिए, कहीं भी आपने अगर भूल चूक करी तो आपके काफी नंबर कट सकते हैं, आप क्योंकि आपको पॉइंट समझ में नहीं आएगा। संवैधानिक संस्था वो संस्था होती है जो डायरेक्टली संविधान के द्वारा, ठीक है, संविधान के अंतर्गत स्थापित की गई है। इनका उल्लेख कहाँ होता है, इनका उल्लेख विशेष अनुच्छेद के रूप में किया जाता है। ठीक है, संविधान में विशेष जो होते हैं अनुच्छेद उनमें किया गया है, और इनके कार्यों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन केवल संवैधानिक संशोधन के माध्यम से किया जा सकता है। ऐसे नॉर्मल सी बात है, ये समझ लीजिए। ऐसे संस्थान जो कि डायरेक्टली संविधान के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है, अगर आपको उनमें चेंजेस करना है तो आपको संवैधानिक संशोधन करना होगा संविधान के अंतर्गत, तब आप उन संस्थानों में चेंजेस कर पाएंगे। और इन संस्थानों के बारे में कहाँ लिखा गया है, संविधान के विशेष अनुच्छेदों में क्लियरली लिखा गया है। मुख्य विशेषता की बात करें तो ये संस्थाएं स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं, संविधान से अपनी शक्तियां प्राप्त करती हैं। ठीक है, ये जो संस्थाएं हैं इनके ऊपर कोई बड़ी संस्था नहीं होती है कि भाई एक छोटी संस्था है उसके ऊपर बड़ी संस्था है तो छोटी संस्था को दब के काम करना है। ये स्वतंत्र रूप से काम करती हैं, संविधान से डायरेक्टली इन्हें पावर्स मिलती है, शक्तियां मिलती हैं। इनका संशोधन या परिवर्तन करना कठिन होता है। ठीक है, इन संस्थाओं में अगर आपको कोई चेंज करना है, ठीक है, कोई परिवर्तन लाना है तो आप बहुत कठिन होता है, क्योंकि आपको संविधान में चेंजेस करने होंगे। इनका उद्देश्य शासन प्रणाली को पारदर्शी और निष्पक्षता बनाए रखना है। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या है कि भाई जो शासन प्रणाली चल रही है वो एक तो ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है, और निष्पक्ष हो, किसी एक व्यक्ति के पक्ष में ना हो। उदाहरण के लिए वित्त आयोग जो फाइनेंस कमीशन बनाई गई है, ठीक है, यह केंद्र और राज्य के बीच में राजस्व वितरण की सिफारिश करती है। भाई केंद्र को कितना पैसा दिया जाएगा, राज्य को कितना पैसा दिया जाएगा, मतलब राजस्व का जो बंटवारा है, ठीक है, उस चीज के ऊपर ध्यान देती है वित्त आयोग। फिर संघ लोक आयोग आता है, संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यह सिविल सेवाओं के लिए परीक्षाएं आयोजित करती है। देखिए, इंडिया की जो टॉप पोस्ट है, मतलब आप कहें कि इंडिया में जो सबसे उच्च पद के लोग हैं, ठीक है,
अगर कहें वो प्रशासन के अंतर्गत के जो लोग हैं वो लोग यूपीएससी के एग्जाम्स क्रैक करने के बाद वहां तक जाते हैं, आईपीएस, ठीक है, आईएएस, उसके बाद काफी सारी और भी बहुत सारी पोस्टें हैं, तो वो सारी की सारी पोस्टें या कहें जो लोग वहां पे बैठाए जाते हैं वो लोग एक परीक्षा क्रॉस करते हैं जिसको यूपीएससी कहा जाता है, ठीक है, और यूपीएससी परीक्षाएं करवाता है। फिर निर्वाचन आयोग की बात करें, इलेक्शन कमीशन, ये भी डायरेक्टली कहां से बनाया गया, संविधान के द्वारा बनाया गया। यह देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए क्या करता है, काम करता है, सुनिश्चित करता। फिर आता है नियंत्रक और महालेख परीक्षा, सीएजी, यह सरकारी खर्चों की लेखा जोखा लेख परीक्षा कराता है, ठीक है, सरकारी खर्चे की लेख परीक्षा। एक प्रकार से आपसे सीएजी जो है वो मेनली सरकार के द्वारा जितना खर्च किया गया है उसके लिए जो परीक्षाएं हैं वो करवाता है। फिर आता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी, यह अनुसूचित जाति और जनजातियों के अधिकारों की रक्षा करता है और ये डायरेक्टली संविधान में बताया गया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये जो नेशनल कमीशन ऑफ फॉर एससी एसटी है ये बाद में बनाया गया, नहीं, ये डायरेक्टली संविधान के द्वारा बनाया गया है। और संविधान अगर आपको इसमें चेंजेस करने हैं तो संविधान में अनुच्छेद में आपको चेंजेस करने होंगे, क्योंकि संविधान जब लिखा जा रहा था तब अनुसूचित जाति और जनजाति के ऊपर काफी हद तक ध्यान दिया गया था, ठीक है, इसीलिए उनके लिए एक सेपरेट आयोग बनाया गया है। दूसरा जो आप कहें कि आता है पॉइंट, वो आता है वैधानिक संस्थाएं। मतलब वैधानिक संस्थाएं वे संस्थाएं हैं जिनका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया, लेकिन इन्हें संसद के अधिनियम मतलब लॉ द्वारा स्थापित किया गया। अब वैधानिक संस्थाएं क्या होती है, ऐसी संस्थाएं जिनको संविधान में नहीं लिखा मतलब बताया गया है, परंतु संसद में अधिनियम लाकर इनको स्थापित किया गया, मतलब एक कानून लाया गया, लॉ लाया गया, उसके आधार पर इन्हें स्थापित किया गया। इन्हें विधायिका द्वारा बनाया गए कानूनों के आधार पर कार्य करने का अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है, इन्हें विधायिका द्वारा कानून बनाया जाता है, उन कानूनों के आधार पर क्या होता है, अधिकार प्राप्त होते हैं कि आप लोग इस प्रकार से चला सकते हैं। मुख्य विशेषताओं की बात करें, इन्हें संसद में कानून पारित करके स्थापित किया जाता है। ये जो भी हम बात करें वैधानिक जो संस्थाएं हैं, इन्हें आप एक संसद में कानून पास करके बना सकते हैं। ये विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं। इनका कार्य क्षेत्र कानून के अनुसार निर्धारित होता है, ठीक है, इनको एक स्पेशल काम के लिए बनाया जाता है, ठीक है, कि भाई ये केवल इस मुद्दे के ऊपर ये संस्था काम करेगी, इसके लिए इन्हें बनाया जाता है। दूसरा, इनका कार्य क्षेत्र जो है वो कानून के निर्धारित होता है, कानून के अनुसार निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये बनाया गया ताकि महिलाओं के अधिकार और सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके, और ये बनाया गया था संसद में कानून लाने के बाद। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये क्या करता है, मानव अधिकारों की सुरक्षा करता है और उल्लंघन की जांच करता है। फिर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, एनजीटी, यह पर्यावरण से संबंधित जितने भी मामले हैं उनके ऊपर ध्यान देता है, उनका निपटारा करता है। तीसरा आता है नियामक संस्थाएं, रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस। नियामक संस्थाएं वे सरकारी एजेंसी हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में मानक मतलब स्टैंडर्ड्स को निर्धारित करती हैं, उन्हें लागू करने और विनियमित मतलब रेगुलेट करने का कार्य करती है। ये संस्थाएं कभी कभी कार्यपालिका के अंतर्गत काम करती हैं, तभी तो कभी स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। अब देखिए, ये एक ऐसी एजेंसियां हैं, देखिए ये सारे पॉइंट ना आपको अच्छे से समझने हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा और आपने अगर कोई भी पॉइंट इधर उधर करा तो आपके काफी नंबर कट जाएंगे। समझिए कि नियामक संस्थाएं ऐसी संस्थाएं होती हैं जो कि स्टैंडर्ड सेट करती हैं, ठीक है, मतलब मानकों को सेट करती हैं कि भाई इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर चीज को तय किया जाएगा, ठीक है, और यही सारी चीजें होती है, और उन्हें रेगुलेट करने का भी काम करती है। इसकी मुख्य विशेषता देखिए, ये विभिन्न क्षेत्रों में मानकों को निर्देशित मतलब दिशा निर्देशित तय करती हैं। ये सरकार नियम और नीतियों का पालन सुनिश्चित करती है, ठीक है, भाई सरकार ने कोई नियम और नीतियां बनाया तो उनके अकॉर्डिंग इनका पालन किया जाता है, सुनिश्चित करती है। ये उपभोक्ता और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब उदाहरण के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण, FSSAI, आपने सुना होगा। FSSAI का आपको कार्ड लेना होता है अगर आप लोग एक बड़ा रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आप जो वस्तु या फिर लोगों को दे रहे हैं खाने के लिए, ठीक है, वो FSI के द्वारा क्या है, प्रमाणित है, सुनिश्चित की जाती है, ठीक है। यह खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता और सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। आपने देखा होगा चीजों के पीछे FSSAI के वो लगे होते हैं, एक प्रकार से लोगो लगा होता है, मतलब वो जो प्रोडक्ट है ना पर्टिकुलर, वो FSSAI के द्वारा क्या है, चेक किया गया है और वो सही प्रोडक्ट है आपके लिए, इस प्रकार से उसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है कि भाई आपका अगर प्रोडक्ट इन सारी चीजों को पास कर रहा है ना, तो आप लोग उसे जनता में बेच सकते हैं। अगर आपका पैकेज प्रोडक्ट है तो भी, और आपका अगर वैसे एक प्रकार से कहें कि कोई रेस्टोरेंट है उसमें आप खाना खिला रहे हैं तो भी, ठीक है। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड,
BCCI यह है भारत में क्रिकेट से संबंधित सभी गतिविधियों का संचालन करता है। ठीक है, नियामक संस्थाओं के अंतर्गत FSSI भी आता है और BCCI भी। BCCI स्टैंडर्ड सेट करता है मैचेस के अकॉर्डिंग, ठीक है, और क्रिकेट से रिलेटेड जितने भी काम है भाई, मैचेस ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, और एक प्रकार से कहें भाई मैचेस में कोई चेंजेस आ रहे हैं इन फ्यूचर, तो वो सारी चीजों का ध्यान रखना BCCI वो सारे काम करता है, संभालता है। ठीक है, फिर आता है कार्यकारी संस्थाएं, एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशंस। कार्यकारी संस्थाएं वे संस्थाएं होती हैं जो कार्यपालिका के अंतर्गत कार्य करती हैं। इन्हें ना तो संविधान में उल्लेख किया गया और ना ही संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, ये कौन सी संस्थाएं होती है? ये कार्यपालिका के अंतर्गत काम करती हैं, ऐसी संस्थाएं होती हैं। ना ही इन्हें संविधान में बताया गया है और ना ही इन्हें संसद में कोई कानून लाके तैयार किया गया था। ये संस्थाएं कार्यकारी आदेशों या सरकारी निर्णयों के माध्यम से बनाई जाती है। ठीक है, ये जो संस्थाएं हैं जो कि कार्यकारी संस्थाएं होती है, ये कब बनाई जाती है? ये बनाई जाती है कार्यकारी आदेश, मतलब भाई एक प्रकार से हम कहें कि कार्यपालिका का कोई आदेश आया कि भाई ये बना दिया जाए इस काम के लिए, तो वो बना दिया जाएगा। मुख्य विशेषताओं की बात करें तो ये सरकारी नीति और योजनाओं का क्रियान्वयन करती है, ठीक है, उनका पालन करती है, उनका फॉलो करती है। इन्हें सरकार की आवश्यकता के अनुसार बदला या समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, सरकार अगर चाहती है इसको यूज करना तो रख सकती है, अदरवाइज चाहे तो उन्हें हटा सकती है, कोई वो नहीं। किसी संसद यदि संसद इनके लिए कोई विशेष अधिनियम पारित कर देती है तो वैधानिक संस्थाएं बन जाती है। ठीक है, देखिए कोई कार्यकारी संस्था चली आ रही है पर संसद को लगा कि हमें इसे भाई लॉ के द्वारा, अभी तक तो कार्यकारी संस्था डायरेक्ट कार्यपालिका के अंतर्गत काम कर रही थी, अब संसद में एक कानून पास कर दिया गया कि भाई ये कार्यकारी संस्था अब वैधानिक संस्था बन जाएगी क्योंकि इसके पीछे एक कानून लग चुका है, इसको कानून पास करके बनाएगा। उदाहरण के लिए नीति आयोग, यह देश की आर्थिक नीतियों और योजनाओं को तैयार करती है। ठीक है, नीति आयोग जो है वो देश के लिए आर्थिक योजनाएं बनाती है। ठीक है, और आर्थिक नीतियां और योजनाएं बनाती है ताकि देश में आर्थिक रूप से क्या हो सके, चेंजेस आ सके, देश आगे बढ़ सके। बट अगर गवर्नमेंट चाहती है कि हमें नीति आयोग की जरूरत नहीं है, वो इसे हटा सकती है। फिर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI, ठीक है, यह भ्रष्टाचार के खिलाफ, आर्थिक अपराधों के खिलाफ और अन्य जो गंभीर मामले हैं उनकी जांच करती है CBI। ठीक है, CBI कोई भी आप कह सकते हैं कि नेशनल लेवल या स्टेट लेवल का कोई केस है उसके पीछे अगर देख रेख मतलब उसका जांच कर रही है तो वो CBI करती है। फिर राष्ट्रीय विकास परिषद NDC, ये क्या करती है? यह आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए नीतियां तैयार करती है। आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से विकास किया जा सके समाज में, देश में, उसके लिए नीतियां तैयार करने का काम होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का। फिर अगला आता है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI, यह आधार कार्ड जारी करती है और इसे 2016 में वैधानिक निकाय बना दिया गया। देखिए जो आधार कार्ड बनाने के लिए जो इंस्टीट्यूशन रखा गया था, जो तैयार किया गया था, वो था UIDAI। इसका काम था देश में प्रत्येक व्यक्ति का आधार बनवाना ताकि उसको एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जा सके। ठीक है, जिससे पता चले कि ये व्यक्ति कौन है। अब अभी तक ये कार्यकारी थी, परंतु 2016 में इसे ऑफिशियली क्या बना दिया गया? वैधानिक निकाय बना दिया गया, एक कानून पास करके 2016 में। ठीक है, पांचवी कैटेगरी है अर्ध न्यायिक संस्थाएं। ठीक है, अर्ध न्यायिक संस्थाएं वे संस्थाएं होती है जो न्यायिक शाखा का हिस्सा मानी जाती है, लेकिन उनका अधिकार क्षेत्र है न्यायालयों की तुलना में सीमित होता है। अर्ध न्यायिक जो संस्थाएं हैं वो एक तरह से मानी तो जाती हैं, जो न्यायालय है या न्यायिक शाखा, ठीक है, उसका एक हिस्सा, पर उसके पास अधिकार काफी लिमिटेड होते हैं। किसके मुकाबले? अगर हम देखें न्यायालयों के मुकाबले। ये विशेष क्षेत्र में जो विवाद हैं उनको सॉल्व करने का काम करती हैं और न्याय प्रदान करने का काम करती हैं। मुख्य विशेषताओं की बात करें, ये न्यायालय से अलग होती हैं, होते हुए न्यायिक कार्य करती है, न्याय देने का कार्य करती है। इनका कार्य क्षेत्र विशेष रूप से परिभाषित होता है, मतलब ये किस कार्य क्षेत्र में, ठीक है, किस वर्क फील्ड में ये लोग काम करेंगे, ये पहले से ही निर्धारित होता है, परिभाषित होता है। ये मध्यस्थ मतलब मीडिएटर के रूप में काम करते हैं। संसद में कानून बनाकर इन्हें वैधानिक निकायों के रूप में स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, अगर कोई अर्ध निकाय संस्था है, ठीक है, तो संसद में हम लोग उसका एक कानून बना सकते हैं, ठीक है, जिससे उसे वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया जा सकता है। मतलब अब इसके पीछे कानून का एक प्रकार से काम है। जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, यह मानवाधिकारों का हनन के मामले में काम करता है सीधा सीधा। और अगर किसी एक व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति का कोई मानवाधिकार है उसका हनन किया है तो उसे सजा देने का भी काम इन्हीं के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण मतलब NGT जो है,
यह पर्यावरण से जुड़े विवादों को निपटारा करता है। और अगर किसी कंपनी ने मान लीजिए कोई उदाहरण के तौर पे, अगर किसी कंपनी ने पर्यावरण को काफी हद तक एक प्रकार से हनन किया है, तो उस कंपनी को जो सजा दी जाएगी वो भी इन्हीं के द्वारा दी जाएगी। फिर आता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, SEBI। ये शेयर बाजार और निवेश से जुड़े जो मामले हैं उनको नियंत्रित करता है, और किसी व्यक्ति ने अगर इसमें कोई अपराध किया है तो उसे जो एक प्रकार से कहे सजा देने का भी काम इन्हीं के अंतर्गत है, मतलब न्याय करने का काम इन्हीं के अंतर्गत है। अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं की बात करें तो औपचारिक सार्वजनिक संस्थानों के अलावा भारत में गैर सरकारी और स्वैच्छिक संगठन जैसे NGOs भी हैं, ठीक है, जो जिनका नेटवर्क जो है बहुत बड़ा है, व्यापक है। ये संस्थाएं सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मुख्य भूमिका की बात करें, जैसे NGOs की अगर हम बात करें, तो ये समाज के कमजोर और वंचित वर्गों की सहायता करने का काम करते हैं। ये सरकारी नीति और कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन में मदद करते हैं। ये विभिन्न मुद्दे जैसे पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य में सक्रिय रूप से क्या करते हैं, काम करते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं। जो NGOs है ना, वो भाई आप देखेंगे कई सारे NGO पर्यावरण के क्षेत्र में काम करते हैं, कई सारे NGO मानवाधिकार के क्षेत्र में काम करते हैं, कई सारे NGO है जो कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे कि ऐसे बच्चे जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते, ऐसी फैमिली जो कि अफोर्ड नहीं कर पाती है, उन्हें शिक्षित करने का काम करते हैं। और स्वास्थ्य के सेक्टर में भी ये लोग सक्रिय रूप से काम करते हैं। जैसे NGO हो गए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गए, और नागरिक समूह और दबाव समूह हो गए। जैसे NGO की बात करें, गैर सरकारी संगठन जैसे CRY, ठीक है, ग्रीन पीस, टच फॉर इंडिया, ऐसे NGOs क्या करते हैं, काम करते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनाइटेड नेशन, विश्व बैंक और IMF ये क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं देशों को, ठीक है, देश में रहने वाले लोगों को। फिर नागरिक समूह और दबाव समूह है, तो ये सरकार की नीतियों और निर्णयों को प्रभावित करने का कार्य करते हैं, ठीक है। सरकार ने कोई नीति बनाई है या कोई निर्णय लिया है, तो अगर उसको प्रभावित करना है तो ये जो समूह है ये वो काम करेगा, ठीक है।